वेलकम बैक स्टूडेंट इन द लेक्चर सीरीज ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। जैसा कि आपने प्रीवियसली हमारी लेक्चर सीरीज के 7 लेक्चर देखे होंगे, तो उसी क्रम में ये नेक्स्ट लेक्चर है। जैसे लास्ट लेक्चर था हमारा, उसमें हम निकाल रहे थे इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट, वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण के लिए हमने एक डेरिवेशन किया था। उस डेरिवेशन के थ्रू हमने तीन समाकलन इक्वेशन निकाली थी। तो उनमें से ही जो लास्ट समाकलन इक्वेशन थी वो किसको दिखा रही थी? वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण को। तो आज का जो टॉपिक है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है। आवेश की जो संरचना है, आवेश सिमेट्री, चार्ज सिमेट्री को जानने के लिए और शेप को समझने के लिए कि न्यूक्लियस की जो शेप है चार्ज से कैसे आल्टर की जा सकती है, क्या शेप आएगी उसकी चार्ज की वजह से। ठीक है, चार्ज सिमेट्री की क्या शेप रहेगी। तो ये जो टॉपिक है ये आज अपन डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम आपको जैसा दिख रहा है वो ही रहेगा, इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट, वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण। तो उसी में हम आगे बढ़ते हैं, आगे चर्चा करते हैं। तो वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण के लिए जो इक्वेशन थी कल अपन ने निकाल ली थी, कैपिटल क्यू से डिनोट किया था। कैपिटल क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रो आर वेक्टर, ठीक है, और इस ब्रैकेट में 3z² माइनस r² dv के। और आप सभी को यहाँ पे पता था कि जो स्मॉल r है, स्मॉल r क्या है, स्मॉल r के बारे में आपको मैंने कल बताया था कि dv, दूसरा मार्कर यूज ले लेते हैं इसमें, dv अल्पांश की नाभिक के केंद्र से दूरी। यह आपको पता था आर क्या थी, जो हमने आर सब मानी थी, नाभिक के केंद्र ओ से दूरी, राइट। और जेड क्या था आपको याद होगा, तो जेड इक्वल टू अपन ने माना था क्या, आर कॉस थीटा। तो एक तरह से ये जेड अक्ष पे इसका कॉस वाला जो घटक है वही हो गया। जैसे अपन किसी के भी घटक करते हैं, आर के जैसे घटक करेंगे तो आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। तो जेड अक्ष पे जो घटक है आर का वो कितना है, आर कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको अपन ने क्या मान लिया था, जेड। तो ये अपन ने कल कर लिया था, ये इक्वेशन हमने कल फाइंड कर ली थी। अब देखिए आज नेक्स्ट इस पे चर्चा करते हैं। तो क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था तीन तरह के जो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तीन तरह से करते हैं अपन, तीन तरह के चार्जेस क्रिएट करते हैं। जैसे तीन तरह के कौन कौन से केस थे, एक तो मोनोपोल, एक डाइपोल द्विध्रुव और एक क्वाड्रोपोल मतलब चतुर्ध्रुव आघूर्ण। तो जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो ऐसी न्यूक्लियर स्टेट, ऐसी नाभिकीय अवस्थाएं जिन या तो मूल अवस्था हो या फिर क्या हो, नॉन डीजनरेट। नॉन डीजनरेट का मतलब होता है जिनमें एनर्जी डिफरेंट हो, अनअपभ्रष्ट। अपभ्रष्ट तो जिससे कहते हैं जिसकी एनर्जी सेम हो। तो नॉन डीजनरेट और मूल अवस्था के लिए जो विद्युत द्विध्रुव का मान है वो शून्य प्राप्त होता है। और इसको समझने के लिए हमें पैरिटी कंजर्वेशन की, जो पैरिटी संरक्षण है तो उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो उसको देखने के लिए पहले हम आवेश की सममिति के बारे में बात करेंगे कि चार्ज सिमेट्री कैसे फाइंड की जाती है। और चार्ज सिमेट्री को जानने के लिए जो हमें टॉपिक स्टडी करना है, जैसा कि आपको दिख रहा है, वो इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट ही है। तो जहाँ पे अपन ने छोड़ा था लास्ट क्लास में, ये इक्वेशन हमने निकाल ली थी डेरिवेशन से। अब इसी पर अपन आगे बढ़ते हैं। इस इक्वेशन को निकालने के बाद अब यदि देखो, ये तो जो इक्वेशन लिखी हुई है इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट की जनरल इक्वेशन है। अगर आपको जैसे कोई भी एक नाभिक है, नाभिक के अंदर तो आपको पता है कि बहुत सारे प्रोटॉन और बहुत सारे न्यूट्रॉन हैं। और नाभिक का जो चार्ज है, नाभिक का जो आवेश है, किसकी वजह से, प्रोटॉन की वजह से। तो अगर आप किसी एक, जैसे अपन लिखना चाहें ith, मतलब आई नंबर का मान लें या एन नंबर का मान लें, तो अपन क्या मान के चल रहे हैं, आई। तो कोई आई बे प्रोटॉन के लिए अगर इस इक्वेशन को रीराइट करना चाहें, आई बे प्रोटॉन के लिए ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, Q इक्वल टू इंटीग्रेशन का जो साइन है उसे समीशन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। समीशन के फॉर्म में कैसे लिख दिया अपन ने, जैसे ये रो है और ये dv है। आपको पता है Q इक्वल टू क्या होता है, रो dv। ये फॉर्मूला आपने सभी जगह पढ़ा होगा, जैसे dq इक्वल टू रो dv, ये अपन ने पढ़ा था ना। तो जो इसके रो और dv की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, जो चार्ज है प्रोटॉन पे, और प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन पे E चार्ज होता है ना, यहाँ पे मैंने लिखा भी है E क्या है, प्रोटॉन पर आवेश। तो E तो अपन ने रो और dv की जगह लिख दिया 3। अब आईवी प्रोटॉन के लिए जो निर्देशांक हैं, आईवी प्रोटॉन के क्या निर्देशांक मान लिए, xi, yi और zi, ये आईवी प्रोटॉन के निर्देशांक हैं। तो अब यहाँ पे जो जेड
घटक है तो वो जेड आई से रिप्रेजेंट कर दिया, और जो आर है वो अपन ने आर आई से रिप्रेजेंट कर दिया। और आपको पता है आर स्क्वायर का मान कितना है, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी तरह से आर आई का स्क्वायर, आर आई स्क्वायर का मान मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आर आई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे आर स्क्वायर का मान है उसी तरह से आर आई स्क्वायर का मान हो गया। अब यहाँ तक सॉल्व करने के बाद जो ये इक्वेशन हमने निकाल ली इसको हटा देते हैं, इसकी अब जरूरत नहीं है। तो ये जो इक्वेशन हमने फाइंड की है, ये वाली इक्वेशन, इसी के अकॉर्डिंग अब इसको हटा देते हैं, इनकी जरूरत नहीं है। तो इस इक्वेशन से 3 केस पॉसिबल हैं। कैसे कैसे? एक में तो ये जो 3z स्क्वायर है ये आर स्क्वायर आर आई स्क्वायर के बराबर हो जाए, या 3z स्क्वायर आर स्क्वायर से बड़ा हो जाए, या 3z स्क्वायर आर स्क्वायर से छोटा हो जाए। 3 केस पॉसिबल हैं, और इन्हीं 3 केसों पे आपकी जो आवेश की सममिति है, जो आवेश का आपका वितरण है, वो इन 3 केस पर डिपेंड करेगा। तो ये जो तीनों केस हैं ये मैंने 1 बाई 1 डिस्कस कर लिए हैं। देखते हैं कैसे। देखो Q है, इस Q की वैल्यू या तो क्या हो सकती है बच्चों, 0। Q की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 0, या क्या हो सकती है पॉजिटिव, और या क्या हो सकती है नेगेटिव। 3 ही वैल्यू हो सकती हैं कि Q की, 0, पॉजिटिव और नेगेटिव। 0 कब होगी, 0 कब होगी इस इक्वेशन को देख के बताओ। 0 जब होगी ना, जब ये 3z स्क्वायर ये आर स्क्वायर के इक्वल हो जाए, जब इसकी वैल्यू क्या होगी 0। तो 3z स्क्वायर आर स्क्वायर के इक्वल कब होगा, यदि x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड है। अगर x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड है तो आर स्क्वायर बराबर अपन को पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे, आर स्क्वायर बराबर 3z स्क्वायर, क्योंकि x वाई और z आपस में इक्वल है तो इसको भी जेड स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको भी जेड स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 3z स्क्वायर, और आर स्क्वायर बराबर 3z स्क्वायर आ गया तो ये क्या आ जाएगा 0। Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 इस कंडीशन में। और अगर x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड की बात करें तो ये कैसी सिमेट्री को दिखाता है, जब तीनों एक्सिस समान हैं। ऐसी कौन सी सिमेट्री है जिसमें तीनों एक्सिस समान होते हैं, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। जब 2 एक्सिस की बात करते हैं, जब x और y इक्वल होते हैं तब बनता है वृत्त, और x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड की बात करते हैं तब बनता है गोला, स्फेयर। तो इसकी जो सममिति है वो कैसी है, गोलीय है। तो इसे क्या कहेंगे, गोलीय सममित। ये हमने डायग्राम बनाया इसका, तो डायग्राम कैसे बनेगा, गोलीय, ठीक है, स्पेरिकल सिमेट्रिक, गोलीय सममित। x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं हम, सममित, सिमेट्रिक। तो इसकी जो शेप है q इक्वल टू 0 है तो आकृति कैसी होगी, गोलीय सममित। मतलब तीनों एक्सिस पे ये बराबर 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 जगह घेर रहा है नाभिक, ठीक है। तो नाभिक की सिमेट्री q इक्वल टू 0। जब वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण का मान 0 है तो क्या होता है, आपका आवेश सममिति कैसे होती है, गोलीय सममित। पहला केस हो गया। दूसरा केस Q इक्वल टू पॉजिटिव। Q इक्वल टू पॉजिटिव कब आएगा, जब ये 3z स्क्वायर का मान इस r स्क्वायर से ज्यादा हो जाए, जब तो बड़े में से छोटा घटाओगे, बड़े में से छोटा घटाओगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। तो 3z स्क्वायर इज ग्रेटर देन r स्क्वायर, और r स्क्वायर की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अब ये देखो यहाँ पे z स्क्वायर है, यहाँ पे 3z स्क्वायर है, इसको भी लिख देता हूँ, चलो 3z स्क्वायर। अब एक z स्क्वायर इसमें से माइनस हो गया तो क्या बचा, 2z स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो 2z स्क्वायर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर से ज्यादा कब होगा, या तो z का मान x से बड़ा हो या z का मान y से बड़ा हो, जब तो ये इक्वेशन आएगी। यदि z का मान x से बड़ा है या z का मान y से बड़ा है तो इसी कंडीशन में ये इक्वेशन फुलफिल होगी। तो अब देखो इस स्थिति में क्या होगा, जब ये कंडीशन आ जाती है, जब z का मान x से बड़ा है या z का मान y से बड़ा है, अर्थात जो चार्ज है, आवेश है, उसका फैलाव
किस एक्सिस पर ज़्यादा है? जेड एक्सिस पर ज़्यादा है, क्योंकि जेड एक्सिस बड़ा आ रहा है इसमें। तो आवेश का फैलाव किस एक्सिस पे ज़्यादा है? जेड एक्सिस पे। जेड एक्सिस हमने कौन सा माना है? ये, इस तरह से हमने जेड एक्सिस माना है। तो जेड एक्सिस पे अगर आवेश का फैलाव ज़्यादा है तो जो गोलीय सममिति थी वो जेड एक्सिस पर ज़्यादा हो जाएगी। अब ये गोला नहीं रह करके क्या बन जाएगा? एक दीर्घवृत्त जैसी आकृति बन जाएगी। पर दीर्घवृत्त तो किस में होता है? 2D में, और ये क्या है? 3D। तो इसको अपन बोलेंगे दीर्घाक्ष गोलाभ। मतलब ऐसा गोला जो दीर्घ अक्ष पे, इसको अपन कहते हैं दीर्घ अक्ष, ये इसे कहते हैं लघु अक्ष। तो दीर्घ अक्ष पे फैला हुआ है तो उसे अपन कहेंगे दीर्घाक्ष गोलाभ। इंग्लिश में नाम याद रखना, प्रोलेट स्फेरॉइड। ठीक है, पहला केस आपको समझ में आया स्फेरॉइड का। दूसरा केस क्या हो गया? प्रोलेट स्फेरॉइड। तीसरे केस पे अपन डिस्कस कर लेते हैं। तीसरे केस में आपको दिख रहा है Q इक्वल टू क्या है? नेगेटिव। Q इक्वल टू नेगेटिव कब पॉसिबल है? Q इक्वल टू नेगेटिव जब पॉसिबल है जब इस 3z² की वैल्यू r² से क्या हो जाए? स्मॉल या छोटी। तो 3z² की वैल्यू r² से स्मॉल हो गई। तो इस कंडीशन में अपन क्या लिखेंगे कि जो 3z² है उसका मान x² प्लस y² प्लस z² से छोटा होगा। और इधर मैं अगर 3z² लिख दूं तो आप बता सकते हो कि z² को अपन इधर ले जाएंगे तो 2z² का मान x² प्लस y² से छोटा है। और ये किस बात की तरफ इशारा करता है कि z का मान x से छोटा है और z का मान y से छोटा है। मतलब दोनों में से एक चीज़ जरूर है, या तो z का मान x से छोटा है या फिर z का मान y से छोटा है। दोनों में से एक ना एक केस जरूर है। और z का मान यदि x से छोटा है या y से छोटा है तो इसका जो फैलाव है या तो x एक्सिस की तरफ हो जाएगा या फिर y एक्सिस की तरफ हो जाएगा। तो इस स्थिति में जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह का बनेगा और इस स्थिति को अपन कहते हैं ऑबलेट स्फेरॉइड यानी लघुवक्ष गोलाभ। दिखने में तो ये आपको एक दीर्घवृत्त जैसी आकृति दिख रही होगी, इलिप्टिकल, बट ये दीर्घवृत्त नहीं है क्योंकि ये कैसी आकृति है? ये है 3D। 3D में दीर्घवृत्त नहीं होता, 3D में क्या होगा? गोलाभ, स्फेरॉइड। तो स्फेरॉइड कैसा है? ये ऑबलेट स्फेरॉइड मतलब लघुवक्ष गोलाभ जिसका फैलाव क्या है? जेड एक्सिस पे कम है, जेड एक्सिस इसका क्या है? छोटा है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? ऑबलेट स्फेरॉइड या लघुवक्ष गोलाभ। तो आपने देखा कि किस तरह से क्वाड्रुपोल मूवमेंट के आधार पर हमने नाभिक को 3 तरह के भागों में बांटा। कौन कौन से 3 तरह के भाग थे? एक तो था जब Q इक्वल टू 0 हो, Q इक्वल टू 0 होगा तो चार्ज सिमेट्री कैसी हो जाएगी? स्फेरिकल अर्थात गोलीय। अगर Q इक्वल टू पॉजिटिव है, Q धनावेशित है तो चार्ज सिमेट्री कैसी हो जाएगी? दीर्घाक्ष गोलाभ या फिर प्रोलेट स्फेरॉइड। और यदि Q इक्वल टू नेगेटिव है तो चार्ज सिमेट्री कैसी हो जाएगी? लघुवक्ष गोलाभ। लघु प्लस अक्ष मतलब लघुवक्ष हो गया है। लघुवक्ष जो वर्ड है किससे बना है? तो इसमें सिमेट्री कैसे हो जाएगी? ऑबलेट स्फेरॉइड। तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे क्वाड्रुपोल मूवमेंट की सहायता से हम तीनों तरह की सिमेट्री इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो जो आपकी कोटा यूनिवर्सिटी की एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नाभिक की किन्हीं भी 2 प्रॉपर्टी पे डिस्कस कीजिए, इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है 5 नंबर में या छोटा क्वेश्चन आता है, तो उसमें जो डेरिवेशन आपको करना है या उसमें जो पार्ट आपको डिस्कस करना है वो इतना ही करना है जो आज की क्लास में मैंने आपको बताया है। यदि जो इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मूवमेंट है, वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण अकेला ही 5 नंबर या उससे अधिक में आता है तो आपको पूरा डेरिवेशन करना है, जो मैंने कल की क्लास, जो लास्ट क्लास है अपना लेक्चर 7 और जो आज का लेक्चर है उसमें मिला के कराया है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे अपन इसको फाइंड करते हैं, तीनों केस कैसे बनाते हैं, कैसे अपन Q के मान के आधार पर जो चार्ज सममिति है उसका शेप के बारे में बताते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट और है, इसको मैं रफ कर देता हूं। तो इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जो आपका क्वाड्रुपोल मूवमेंट है, चतुर्ध्रुव आघूर्ण है, नाभिक का जो चतुर्ध्रुव आघूर्ण है, इसकी जो विमा होती है वो क्षेत्रफल की विमा के बराबर होती है। और क्षेत्रफल की विमा आप सभी जानते हो किसके बराबर होती है? मीटर स्क्वायर के बराबर। नेक्स्ट पॉइंट जो हमको डिस्कस करना था वो था कि नाभिक के चतुर्ध्रुव आघूर्ण की विमा होती है वो किसके बराबर होती है बच्चों? क्षेत्रफल के समान होती है। क्योंकि इसमें आपने देखा 3z² माइनस r² का फैक्टर आ रहा था, तो 3z² या फिर r² किसको दिखा रहा है? मीटर स्क्वायर को, अर्थात क्षेत्रफल की विमा को। ठीक है, तो जो इसका एक फेमस मात्रक है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है वो होता है वार्न। तो क्वेश्चन आ जाता है कि एक वार्न में कितने मीटर होते हैं? तो एक वार्न में होते हैं 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आधे नंबर में पूछ लिया जाता है कई बार कोटा यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में कि वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण को मापने की
विशेष यूनिट कौन सी है, तो एक वार्न, और एक वार्न का मान कितना होता है 10 की पावर -28 मीटर स्क्वायर, क्योंकि नाभिक का आकार आप जानते हो कितना होता है, लगभग 10 की पावर -14 मीटर या 15 मीटर होता है, एक फर्मी के बराबर। तो इसका लगभग अपन स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर -28 बन जाता है। तो इसलिए नाभिक की जो आवेश सममिति है, जो नाभिक का चतुर्ध्रुव आघूर्ण है, उसकी जो यूनिट है वो किस में आती है, वार्न में, और एक वार्न कितना होता है 10 की पावर -28 मीटर स्क्वायर के इक्वल लगभग। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी अपन को पढ़नी है वो आपको ऊपर दिख रही है, समता, पैरिटी। तो पैरिटी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। देखिए, ये जो वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण है यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना पैरिटी। तो पैरिटी या समता आपने गणित में भी पढ़ते हो, मैथ में इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, उसी तरह से आपकी फिजिक्स में पैरिटी चलती है। तो पैरिटी में जो विशेषकर अपन को बात समझने की है वो ये है कि कोई भी जैसे नाभिक है, तो नाभिक की कोई भी जैसे स्टेट है, उस स्टेट को अपन किसकी मदद से दिखाते हैं, नाभिक की अवस्था, नाभिक की अवस्था तरंग फलन की सहायता से दिखाते हैं। तरंग फलन, अब ये तरंग फलन क्या चीज है? अब देखो, आप थर्ड ईयर में हो, आप फिजिक्स में दूसरी जो लेक्चर सीरीज है क्वांटम मैकेनिक्स की वो पढ़ रहे होंगे, तो वहां पे आपने देखा होगा कि तरंग फलन या वेव फंक्शन क्या होता है। तो वेव फंक्शन को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, साई से। वेव फंक्शन क्या होता है, साई, और ये इसके जो कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई जेड, इनको दिखाता है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट। तो किसी भी अवस्था को दिखाने के लिए क्या काम में लिया जाता है, तरंग फलन, और तरंग फलन को क्या दिखाते हैं अपन, साई एक्स वाई जेड से। अब अगर इसका अपन क्या कर दें, रिफ्लेक्शन कर दें, परावर्तन कर दें 180 डिग्री से, तो 180 डिग्री पे अगर रिफ्लेक्शन हो जाता है तो x किस में रूपांतरित हो जाएगा, -x में, y किस में रूपांतरित हो जाएगा, -y में, और z किस में रूपांतरित हो जाएगा, -z में। ठीक है, ये बात समझ में आई। x किस में रूपांतरित हो गया, -x में, y किस में रूपांतरित हो गया, -y में, और z -z में। तो इस स्थिति में यदि f साई ऑफ -x -y -z इक्वल टू साइन ऑफ x, y, z, तो इसे अपन कहेंगे इवन पैरिटी, समता, इवन पैरिटी। मैथ में इसको आप कहते हो इवन फंक्शन, सम फलन। यहां पर हम कहेंगे इवन पैरिटी, समता। इसके बाद में साइन ऑफ -x -y और -z यदि इक्वल हो गया साइन x y z के, तो इसे अपन क्या कहेंगे, इसे अपन कहेंगे ऑड पैरिटी, विषम समता। जैसे आप देखते हो मैथ में कि जो कॉस का फलन होता है, कॉस फंक्शन है, वो कैसा होता है, सम फलन, क्योंकि कॉस ऑफ -θ इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये किसका एग्जांपल है, इवन फंक्शन का, सम फलन का। जबकि साइन जो फंक्शन है, साइन ऑफ -θ इक्वल टू sin थीटा, तो ये किसका एग्जांपल है, आपका ऑड फंक्शन का। तो इसी तरह से जैसे मैथ में इवन और ऑड फंक्शंस चलते हैं, उसी तरह से फिजिक्स में इवन और ऑड पैरिटी चलती है। ठीक है, तो इवन और ऑड पैरिटी आपको यहां तक समझ में आई। इसके बाद में देखो कि इवन और ऑड पैरिटी का फिजिक्स में असली एप्लीकेशन क्या है, जिसको अपन को समझना है। ये तो केवल एक मैथमेटिकल इसका पार्ट हो गया, इसका फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, भौतिकी में इसका क्या योगदान है वो समझ लेते हैं, या नाभिक के क्षेत्र में इसका क्या योगदान है। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले आपको मैं एक संकारक को बताना चाहूंगा। ये होता है पैरिटी संकारक, यूपी से इसे बनाते हैं, तो इसको कहते हैं अपन पैरिटी ऑपरेटर। पैरिटी ऑपरेटर हिंदी में बोलूं तो समता संकारक, समता संकारक। ठीक है, और जो समता संकारक है, तो एक बार अगर आप किसी पे समता संकारक लगाओगे यूपी, जैसे अगर आप यूपी लगाओगे एक्स पे, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूपी ऑफ एक्स इक्वल टू -x। ये इसको क्या कर देगा, प्रतिलोमित, इन्वर्ट। और अगर आप किसी पे 2 बार समता संकारक लगाओगे तो वो क्या हो जाएगा,
x ही रहेगा, माइनस एक्स से दोबारा x बन जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को देख के अपन क्या लिख सकते हैं कि यूपी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है 1, अर्थात ये क्या है, एक तरह का यूनिटरी ऑपरेटर। मैथ में आप पढ़ते होंगे यूनिटरी ऑपरेटर, तो ये एक तरह का क्या है, पैरिटी ऑपरेटर, यूनिटरी ऑपरेटर है, ठीक है। और दूसरी इसकी प्रॉपर्टी देखिए, अगर अपन निकालना चाहें इसको यूपी, जो पैरिटी ऑपरेटर है इसका ट्रांसपोज इनटू यूपी, अगर इसकी अपन वैल्यू निकालना चाहें तो ये भी किसके इक्वल आती है, 1 के। ठीक है। और इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर अपन मिला दें तो क्या आएगा, यूपी। अब देखो इस 1 की जगह यहाँ पे क्या लिख देंगे, यूपी स्क्वायर, और यूपी से एक यूपी ये कट जाएगा, यू से यू कट जाएगा, यूनिटरी ऑपरेटर से यूनिटरी ऑपरेटर, तो क्या आ जाएगा, यूपी या यू का ट्रांसपोज इक्वल टू यू। पी इसकी इंडाइसेस में है। तो इससे क्या पता चलता है, अगर किसी मैट्रिक्स की या किसी ऑपरेटर का ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाए तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, हर्मिटी संकारक। राइट। तो ये क्या आ गया अपना हर्मिटी संकारक। इसके अलावा अब इसको अपन निकालना चाहें तो हर्मिटी संकारक के लिए अपन एक बात भी कह सकते हैं कि हर्मिटी जो संकारक होता है उसकी जो आइगेन फलन और आइगेन मान होता है हर्मिटी संकारक का, वो क्या आता है, रियल, वास्तविक। तो इसका जो आइगेन मान है वो कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो इसके लिए अपन एक तरंग फलन लिख सकते हैं। किस तरह से लिखेंगे, देखो इसके लिए तरंग फलन, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, यूपी ऑफ साइन आर इक्वल टू पी साइन आर। यहाँ पे जो साइन है ये क्या है, किसी आर के लिए, आर इक्वल टू आप समझ सकते हो एक्स वाई जेड, मतलब एक कोऑर्डिनेट है, तो उसके लिए क्या है, ये तरंग फलन है। यहाँ पे ये क्या है, आइगेन फंक्शन, ये क्या है यहाँ पे, आइगेन फलन। यूपी यहाँ पे क्या हो गया, आइगेन फलन, और ये पी क्या हो गया यहाँ पे, इसका आइगेन मान, आइगेन फलन, और ये इसका आइगेन मान। ठीक है। अब इसको अपन और सॉल्व करना चाहें तो देखो इस पे दोबारा से, इस इक्वेशन पे दोबारा से क्या लगा दो, पैरिटी ऑपरेटर यूपी इस पे दोबारा लगा दिया अपन ने। ये हो गया यूपी, यूपी साइन स्क्वायर साइन आर इक्वल टू राइट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या हो जाएगा, ये संकारक 2 बार लग जाएगा, यूपी स्क्वायर साइन आर इक्वल टू, अब देखो पी का तो कुछ आएगा नहीं, पी तो पी रहेगा क्योंकि ये तो पहले ही आइगेन मान है, ये हो जाएगा यूपी साइन आर, राइट। तो इसका मान आप यहां से लिख सकते हो, यहां पे क्या था, यूपी साइन आर का मान पहले पी साइन आर के बराबर, ठीक है, यूपी साइन आर का मान ये पी साइन आर के बराबर, तो इसको पी साइन आर लिख दो तो क्या आ जाएगा, यूपी स्क्वायर साइन आर इक्वल टू पी पी, और यूपी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये क्या हो जाएगा साइन आर बराबर पी स्क्वायर साइन आर, या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ पी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसका मान, आइगेन मान कितना हो गया, पी स्क्वायर का मान कितना आएगा, पी का मान प्लस माइनस 1, पी इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब यदि पी का मान प्लस 1 है तो ये किसको दिखाएगा, इवन पैरिटी को, समता को, और पी का मान क्या है -1, तो ये किसको दिखाएगा, ऑड पैरिटी को, विषम समता को। और जो P है इसका एक नाम भी है, P को अपन कहते हैं समता क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या।
पैरिटी क्वांटम नंबर, पैरिटी क्वांटम नंबर, राइट। यहां तक क्लियर है। तो पैरिटी ऑपरेटर को अपन इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पैरिटी ऑपरेटर एक यूनिटरी ऑपरेटर है, पैरिटी ऑपरेटर एक हर्मिटी ऑपरेटर है। हर्मिटी ऑपरेटर होने के वजह से इसके जो आइगेन मान हैं वो कैसे होंगे, पॉजिटिव, वास्तविक, पॉजिटिव नहीं वास्तविक। इसके जो आइगेन मान है वो कैसे होंगे, रियल, मतलब इमेजिनरी नहीं होंगे आयोटा की फॉर्म में। और इसको अपन ने सॉल्व करके देखा एक तरंग फलन की मदद से, तो क्या पता चला कि पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 1 और p की वैल्यू क्या हो सकती है +-1, +1 है तो इवन पैरिटी, -1 है तो ऑड पैरिटी। इसके अलावा इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। इसके अलावा यदि हम बात करना चाहें किसकी, p की, p क्या है यहां पे, पैरिटी क्वांटम नंबर, जो अभी मैंने बताया पैरिटी क्वांटम नंबर। तो पैरिटी क्वांटम नंबर से क्या यूज कर सकते हैं पैरिटी क्वांटम नंबर का, या किस तरह से फाइंड किया जा सकता है। तो पैरिटी क्वांटम नंबर p का मान इक्वल होता है -1 की पावर l से, और l आप सभी जानते हो कोणीय संवेग क्वांटम संख्या है, कोणीय संवेग क्वांटम संख्या। तो कोणीय संवेग की मदद से पैरिटी को फाइंड किया जा सकता है इस रिलेशन की मदद से। ये क्या है, कोणीय संवेग और पैरिटी में रिलेशन, कोणीय संवेग क्वांटम संख्या, राइट। तो p इक्वल टू क्या आ गया, -1 की पावर l, p इक्वल टू -1 की पावर l। तो l क्या है, कोणीय संवेग क्वांटम संख्या। और इसी तरह से जैसे सपोज करो अगर कोई s उपकोष के लिए निकालनी है आपको पैरिटी, तो क्या होगी, s उपकोष के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 0, तो p की पावर -1 की पावर 0 1 आएगी, ठीक है। तो इवन पैरिटी समता अगर p के लिए निकालनी है, p उपकोष के लिए, तो p की क्या आएगी बताओ, -1 की पावर 1 मतलब -1। तो कैसी पैरिटी आएगी, विषम पैरिटी, ऑड पैरिटी, राइट। इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब यदि ये हो गया, एक से ज़्यादा अगर नंबर हैं तो उनके लिए आपको फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, p इक्वल टू -1 की पावर, जैसे p इक्वल टू -1 की पावर LA प्लस LB प्लस LC, इस तरह से फाइंड कर सकते हैं ना। यदि एक से ज़्यादा अलग अलग कंपोनेंट्स की आपको फाइंड करनी है जिनकी कोणीय संवेग अलग अलग हैं। अब लास्ट एग्जांपल आप समझ लो, जैसे कि कोई न्यूक्लियस है और इसके अंदर सम संख्या में ही प्रोटॉन है और सम संख्या में ही न्यूट्रॉन है, तब इसकी पैरिटी ऑब्वियसली क्या आएगी, सम। अगर इसके अंदर विषम संख्या में प्रोटॉन और विषम संख्या में ही न्यूट्रॉन है तो इसकी पैरिटी जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, अयुग्मित प्रोटॉन होंगे और अयुग्मित न्यूट्रॉन होंगे, उनके नंबर से फाइंड की जाएगी। तो अयुग्मित जो प्रोटॉन है उनके लिए Lp उनका कोणीय संवेग, और अयुग्मित न्यूट्रॉन का जो कोणीय संवेग है उसे Ln से दिखा देते हैं। तो अयुग्मित प्रोटॉन और अयुग्मित न्यूट्रॉन की स्थिति में आपको पैरिटी फाइंड करनी है कोणीय संवेग की मदद से, तो इस फॉर्मूले का भी आप यूज कर सकते हो। तो आज की क्लास को अपन इतना ही रखते हैं। आज की क्लास में हमने वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण को समझ लिया और पैरिटी को समझ लिया। इसी के साथ में आपकी जो प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूक्लियस हैं, जो नाभिक के गुणधर्म हैं, ये खत्म होते हैं। एक दो और बचे हैं उनको हम बता देंगे, पर जो इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम में आते हैं वो यहीं तक हैं, समता तक। तो आपके एग्जाम में जो ज़्यादातर पूछा जाता है वो है वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण या समता, या फिर वैद्युत चुंबकीय आघूर्ण, जैसे मैंने आपको नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण जो मैंने आपको बताया था, और उसके अंदर मैंने आपको घूर्ण चुंबकीय अनुपात बताया था। तो ये सब एग्जाम में जरूर आते हैं। इस प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूक्लियस टॉपिक को आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं एग्जाम के लिए। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।